गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो कल आप लोगों ने जिस तरह से हमें कम्प्लीमेंट दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैसेज पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब आगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों, कठिन है कांग्रेस का काया पलट। काया पलट का मतलब होता है जीर्णोद्धार। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनौतियां अभी ये फेस कर रही है कांग्रेस, कब होगा इसका नया सवेरा। ठीक है, तो आपको बता दें, पिछले 2019 में जब उसने लोकसभा चुनाव हारा था कांग्रेस ने, तो उसी गुस्से में आकर किस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राहुल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कई कांग्रेसी नेता थे जिन्हें ये मंजूर नहीं था। तमाम तरह के विवाद भी इस मसले पे हुआ था, पर उनका निर्णय आखिरी था। राहुल जी ने कहा कि मैं बिना किसी के दबाव में और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ अध्यक्ष पद से। उसके बाद अंतरिम जो अध्यक्ष पद बनाई गई, उनकी माँ सोनिया गांधी बनाई गई, हिचकी आ रही है, बनाई गई। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ फेलियर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में आप देखे होंगे, अशोक गहलोत को लेकर और सचिन पायलट के बीच में खींचातानी हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि हो सकता है कि सचिन पायलट अब बीजेपी का साथ दें और बीजेपी के माध्यम से राजस्थान में एक तरह से संवैधानिक सरकार को असंवैधानिक घोषित करके अस्थिर करार दे दिया जाए, पर राहुल जी ने उसे बचा लिया। उसके बाद तमाम तरह के जो बड़े कांग्रेसी चेहरे थे, जो नेता थे, उन्होंने फिर एक बार प्रस्ताव रखा है कि अध्यक्ष पद के लिए उन्हीं को बैठाया जाए, राहुल जी को। क्योंकि अगर कोई मोदी जी की नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो है राहुल जी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। इसे लिखा सुरेंद्र किशोर जी ने। यहाँ पे लिखा, सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बने हुए 1 वर्ष हो गए, लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं कि पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार है या नहीं। जैसे अंतरिम का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, अब ये पूर्णकालिक नहीं है। कुछ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस विचार को पुरजोर समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस भले ही तय न कर पा रही हो कि उसका अगला अध्यक्ष कौन बने, लेकिन उसके तमाम नेता यह उम्मीद पाले हुए हैं कि 2014 और 2019 की लगातार 2 पराजयों के बाद भी हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 2004 में आ गए थे। सवाल है कि यह संभव है। 2004 में कांग्रेस इसलिए सत्ता में आ गई थी क्योंकि राजग ने फील गुड में मगन होकर अपने कुछ पुराने सहयोगी दलों को खुद से दूर कर दिया था। एक तरह से 2004 की जीत में खुद कांग्रेस की कोई खास भूमिका नहीं थी। हाँ, 2009 के चुनाव में कांग्रेस सरकार की कुछ सकारात्मकताएं जरूर उसके काम आ गई थी, पर उसके बाद और पहले की संपर्क सरकारों ने जो नकारात्मक काम किए, उसके लिए मतदाताओं ने उसे 2014 में माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब कभी भी किसी भी व्यवसाय हो, परिवार हो, संगठन हो, पार्टी हो, वहाँ पे निरंकुशता आ जाती है। मतलब जो भी आपके ग्राउंड लेवल के जो कोर ऑफ हर्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो काम सही से नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए फिर दिक्कतें आने लगेंगी। यदि उनमें कुछ विलासिता के गुण पैदा होने लगें, काम हम छोड़िए कुछ और देख रहे हैं, तो समस्याएं पैदा होने लगती हैं। उसी का नतीजा है कि 2014 में कांग्रेस को तमाम तरह के क्रिटिसाइज मिले, उसके बाद बुरी तरह हार गई। और उसके बाद आप देखे होंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किए, उसके बाद उसकी भी सीटी बिट्टी गुल हो गई। तो कई चीज़ें हैं। यदि आपकी छवि पहले से ख़राब है और सोचते हैं आप किसी के सारे अपनी छवि को बेहतर कर लिया जाएगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है। सब लोगों के पास डिजिटल लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना है गूगल में टाइप करिए, निकल आएगा। तो ऐसे में आप अब किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब ये संख्या बहुत कम हो गई है।
2014 और 2019 के बीच कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों को लगे कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने और भ्रष्टाचार की अनदेखी करने की अपनी नीति छोड़ दी है। नतीजतन एक बार फिर 2019 में लोगों ने राजग को केंद्र की सत्ता दे दी। अब जब कांग्रेस का तिनका तिनका बिखरता जा रहा है तो इस सबसे पुराने दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का एक हिस्सा लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए संपर्क सरकार के कुछ मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर कुछ पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि संगठन की कमजोरी के कारण हम मोदी सरकार की विफलताओं को जनता तक नहीं पहुंचा सके। कांग्रेस का यह परंपरागत बहाना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिपक्ष के आरोपों और अफवाहों का कारगर ढंग से खंडन और प्रतिवाद नहीं कर सके, जिसे शीर्ष नेतृत्व की कमियों को देखने की आज़ादी न हो, वह कारण तो कहीं और ही खोजेगा। उन बातों की कोई कांग्रेसी चर्चा ही नहीं कर रहा है जो पार्टी के कमज़ोर होते जाने के मुख्य कारण है। आज आपको बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से विकेंद्रीकरण हो गया है। मतलब एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है, सहयोग नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। कब कौन क्या बोल देगा, कौन क्या बोल देगा, सब लोग चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। लोकसभा में देखा जाए, अगर संसद में देखा जाए, तो जो विपक्ष है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, एकीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में चाहिए कांग्रेस में एक नया चेहरा, एक नया जोश, एक नई विचारधारा, जो इन तमाम कमियों को कांग्रेस के अंदर जो है उसे वो एकजुट कर सके, सही दिशा दे सके, ठीक है, सही ज्ञान दे सके। लोक लुभावन नारा गढ़ने और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले शीर्ष नेताओं का कांग्रेस में अब घोर अभाव हो गया है। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऐसी कमी नहीं थी, याद रहे। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो अधिकतर पुराने नेता कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन यानी मूल कांग्रेस में ही रह गए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में अधिकतर नए लोग थे। फिर भी इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव बड़े बहुमत से जीत गई। इंदिरा का नारा था गरीबी हटाओ, भले यह झांसा देने वाला नारा था, किंतु आम लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाला था। सोनिया राहुल के नेतृत्व वाली आज की कांग्रेस की एक बड़ी खामी यह है कि उसका नेतृत्व न तो तुरंत निर्णय करता है और न ही समावेशी संगठन बनाने पर जोर देता है। राजस्थान का गतिरोध इसलिए लंबा खिंचा, कांग्रेस नेतृत्व ने राज्यों को विभिन्न क्षत्रपों और उनकी संतानों के हवाले कर दिया है। नतीजतन नई पीढ़ी के नेता निराश होकर एक एक कर कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ के समक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना भविष्य नहीं देखा तो बाहर चले गए। असम और कुछ अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है। राजस्थान में वही कहानी दोहराई जा रही है। आखिर वैभव गहलोत के सामने सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य उज्जवल कैसे कहा जा सकता है? वेट, जिस मुख्य कारणों से कांग्रेस की लगातार 2 लोकसभा चुनाव में हार रही, उन्हें दूर किए बिना देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का मजबूत होना संभव नहीं है। देखिए, हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यदि आप बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं तब आपकी कमियों को खुद देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और सबसे पहले दूसरी पार्टी, दूसरे संगठन, दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाने से पहले है कि आप इसको नैतिक जिम्मेदारी के रूप में मानें और इस पर जोर दें। इन कमियों को दूर करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का निर्माण करें कि लोग आपसे जुड़ें, आपके पार्टी के ऊपर एक बिलीफ जो हो, फेथ हो, बनी रहे। अन्यथा अगर यही स्थिति बनी रही तो आपका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। 2014 की हार के कारणों की तहकीकत के लिए सोनिया गांधी ने ए.के. एंटनी के नेतृत्व में पार्टी की एक समिति बनाई थी। उसकी रपट भी तभी आ गई थी, किंतु उस पर कांग्रेस के अंदर कोई विमर्श नहीं हुआ। नतीजतन कांग्रेस 2019 के चुनाव में भी परास्त हो गई। एंटनी समिति की मुख्य बात यह थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का जो नाम दिया, उसमें लोगों में यह धारणा बनी कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की ओर झुकी हुई है। एंटनी के अनुसार इसका नुकसान हुआ। इस रपट के सारे बिंदुओं का तो पता नहीं चल सका, किंतु यह अनुमान लगाया गया कि एंटनी ने यह भी कहा था कि संप्रग सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कांग्रेस जन कारगर ढंग से प्रतिवाद नहीं कर सकें। सवाल है कि कांग्रेस जन प्रतिवाद कैसे कर पाते, क्योंकि आरोपों के खंडन के लिए उनके पास तथ्य ही नहीं थे।
राष्ट्रीय स्तर पर 2 चुनावी पराजयों के बाद सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने पिछले रुख में अब भी कोई परिवर्तन यानी सुधार नहीं किया है। पाकिस्तान और चीन को लेकर कांग्रेस नेताओं के आए दिन ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं जिनसे उन देशों को ही खुशी हो रही होती है। दरअसल मर्ज कांग्रेस पार्टी के सिर में है, पर यदा कदा इलाज वह पैर का करने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, यदि आपको आवश्यकता है इलाज के पैरों की और आप दे रहे हैं हाथों में, तो उसका प्रभाव कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। आत्मा की जगह काया पर जोर दे रही है। कांग्रेस सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल के जरिए पार्टी को मुश्किलें के भंवर से निकालना चाहती है। यह संभव नहीं लगता। कोरोना संकट से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष ऐतिहासिक महत्व के कई काम करने के लिए होंगे। एक चीज़ और बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक बढ़िया प्रवक्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये लोग बिना किसी तथ्यों के जानकारी में जिस तरह के आरोप लगाते हैं बीजेपी वालों के ऊपर, वो 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद वो सारी चीज़ें झूठी साबित हो जाती हैं, जिस वजह से इनकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है। इसलिए कहीं न कहीं एक ये मानसिकता बन गई है लोगों की कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जब कभी भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये बस अपने फ़ायदे के लिए, अपने को ऊँचा बनाने के लिए और गंदी राजनीति करने के लिए करते हैं। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पे आप बीजेपी के नेताओं को घेर सकते हैं, ठीक है, पर आप वैसा नहीं करेंगे। आप व्यक्तिगत हमला करेंगे कि फलाने के ये हैं, फलाने का ये है। तो देखिए, जो राजनीति होता है ना, वहाँ पे व्यक्तिगत जो कटाक्ष होता है वो 2% 5% चलता है, और सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक जीवन से जो ताल्लुकात, जो चीज़ें हैं, उनके द्वारा जो कार्य हैं और जो उनकी जिम्मेदारी, उन पे जब आप विचार करेंगे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। CAA के तहत शुरू हुए कामों को पूरा करना होगा। मैं आज एक आपसे पूछता हूँ, जो CAA का कानून बना था, कितनी गंदी राजनीति कर रही थी कांग्रेस। अगर गंदी राजनीति नहीं होती, मैं सीधे सीधे बता दूँ, CAA का विरोध कौन कर रहा था बताइए। NPR का विरोध कौन कर रहा था? राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? कि मैं अगर आपको बता दूं तो राजीव गांधी कांग्रेस के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो कपाट खोला था। और दोस्तों, उनके आने वाली जो पीढ़ियां थी इस चीज़ को सहेज कर नहीं रख पाई। उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया कि मेरा भी एक खुद का एक धर्म है, एक रिलीजन है। मैं मानता हूँ कि आपने सार्वजनिक रूप से कभी उस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया, पर आपकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसे आप बनाए रखिए। मैं नहीं कहता हूँ उसके माध्यम से आप लोगों तक वोट बैंक की मांग करिए, पर लोगों में ये आस्था जगाइए कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि किसी भी सार्वभौम देश के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NRC तैयार करना ज़रूरी है। मैं उस घटना, उस छवि को नहीं भूल सकता जब दिल्ली के शाहीन बाग में तमाम औरतें पुरुषों को पैसे दे देकर लोग वहाँ पे एकत्रित करके जो रूट था, मार्ग था, उसे पूरी तरह से अवरुद्ध किया गया। उसके बाद ऐसी मांगें वहाँ पे रखी गईं जिनका जवाब, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है, सरकार देना मतलब सरकार के बस की नहीं थी। आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी उसी प्रोटेस्ट में क्या हो जाता था, कभी क्या हो जाता था। तो ऐसे में मुस्लिम नेता भी जिम्मेदार हैं जो कहते हैं कि मैं एक्चुअल में प्रतिनिधित्व करता हूं ऐसे लोगों का जो हमारे एक विशेष कम्युनिटी रिलीजन से आते हैं। NRC तैयार करना ज़रूरी है। यदि इसे लेकर मोदी सरकार एक बार फिर कोई कदम उठाएगी तो कांग्रेस क्या करेगी? ऐसे मुद्दों पर जब तक कांग्रेस अपना रुख नहीं बदलेगी तब तक वह आम लोगों का फिर से विश्वास हासिल करने की शुरुआत कैसे कर पाएगी? स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं दिखती। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो सार है कि मतलब सबसे पहले इसके अंदर की जो पीड़ा है, जो अंदर जो कमियां हैं, जो भावनात्मक रूप से लोग अलग अलग हो गए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, किसी बेहतर
अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करनी है अध्यक्ष पद के लिए, ऐसे तमाम तरह की कमियां, जब तक इन चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इन कमियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई बेहतर इंसान नहीं आएगा, तब तक ये कमियां लंबे समय तक ये व्याप्त रहेंगी और इसका समाधान भी कठिन होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।